कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 से करेंगे। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 नंबर मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे, 350 अंक उसको मिले तो उसने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक, चलो देखो कैसे करते हैं कि सही के लिए कितने अंक मिलते हैं 5, गलत के लिए कितने अंक कट जाते हैं 2, काट लिए जाते हैं। तो आप मुझे यह बताओ, अगर दोनों क्वेश्चन उसके सही होते, दोनों सही होते तो उसको नंबर मिलते 10, मगर अब उसके पास नंबर कितने आ रहे हैं 3, यानी 2 क्वेश्चन करने पर उसको नंबर कितने मिले हैं 3। ठीक, तो नुकसान तो उसके नंबर कटे कितने होंगे, तो 2 क्वेश्चन पे नंबर कट गए होंगे 7। आप कहेंगे कैसे, अगर दोनों सही होते तो 10 मिलते, मगर उसको 2 क्वेश्चन पे नंबर मिले हैं 3, तो कितने क्वेश्चन कट गए, कितने नंबर कट गए उसके 7 नंबर कट गए। अब देखो 140 प्रश्न का उत्तर दे और 350 नंबर मिले, यानी 140 ने क्वेश्चन किए टोटल है और नंबर उसको मिले 350 अंक। ठीक, अब आप बताओ, अगर 140 के 40 पूरे सही हो जाते तो कितने नंबर मिलते। एक क्वेश्चन पे 5 हैं तो 140 पे कितने हो जाएंगे, तो 140 में इंटू 5 कर दो तो 700 होते नंबर, क्योंकि 14 5 70 और 0 लगा दिया। यानी कि अगर उसके सारे क्वेश्चन सही होते तो 700 नंबर मिलते, मगर उसको नंबर कितने मिले 350। तो कितने नंबर कट गए होंगे, तो कटे नंबर कितने होंगे उसके, तो आपको के 700 से 350 नंबर घटा दो तो 350 बचा। ये 350 नंबर उसके कैसे हो गए, कट गए। ये 350 नंबर उसके कट गए। ठीक, अब यहां से पूछ रहा है कि तो उसने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया। आप बताओ कि 2 क्वेश्चन पे कितने नंबर कटे हैं 7, और उसके नंबर कितने कटे हैं, सॉरी एक क्वेश्चन पे, यहां पे एक क्वेश्चन पे 7 नंबर पीछे चला गया, यानी कि 7 नंबर का नुकसान हुआ। यहां उसके 350 नंबर कट गए, यानी 350 का नुकसान हो रहा है। तो देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया, आप कहेंगे 50 से, तो इधर एक में भी 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि उसने 50 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए होंगे। अच्छा, टोटल सही क्वेश्चन कितने 140 हैं, 140 में उसके 50 क्वेश्चन गलत हो गए तो सही कितने बचे होंगे उसके। तो आप कहोगे सर 140 क्वेश्चन से ये 50 क्वेश्चन घटा दो, तो आंसर आया 90 क्वेश्चन उसने बिल्कुल सही। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 128, कुछ चिड़िया का कुछ शाखाएं दी गई, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा जो है नहीं बचती है। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़िया शाखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए क्रमशः। ठीक, इसको हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। देखो पहली स्टेटमेंट क्या बोला है कि यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, यानी कि अगर प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठ रही है तो एक चिड़िया जो है वो किसी शाखा पर बैठ नहीं पाएगी। तो यहाँ देखो 5 चिड़िया हैं और शाखाएं 4 हैं। यदि 4 शाखाओं पर 4 चिड़िया बैठा देंगे तो एक चिड़िया जो है नहीं बैठ पाएगी, और वही यहाँ पे दिया कि एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। तो यहाँ पर भी एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचेगी, क्योंकि 4 शाखाएं हैं तो 4 चिड़िया बैठ जाएंगी, तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा बचेगी नहीं, यानी ये भी ऑप्शन यहाँ से फॉलो कर सकता है। दूसरा ऑप्शन कहते हैं, उसने बोला है यही बात कि प्रत्येक शाखा पर अगर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यहाँ 2 शाखाएं हैं, 2 चिड़िया बैठ जाएंगी, एक चिड़िया फिर भी बच जाएगी ना, तो ये भी ठीक है। अब यहां से देखो कि 4 चिड़िया 3 शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा पर हमें एक चिड़िया बैठानी है और एक बच भी जानी है, तो यहाँ 3 शाखाओं पर 3 चिड़िया बैठ जाएंगी और एक बच जाएगी, यानी कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक, लास्ट ऑप्शन क्या है कि 4 चिड़िया 4 शाखाएं हैं, अगर 4 शाखाओं पर चारों चिड़िया बैठा लोगे तो यहाँ से चिड़िया कोई बचेगी नहीं, तो ये ऑप्शन कैसा है, गलत है। ठीक, अब दूसरा स्टेप पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा स्टेप क्या है
कह रहा कि यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाएगी। यानी कि प्रत्येक शाखा पर अगर 2 चिड़िया बैठाएं तो अब एक शाखा बचनी चाहिए। यहाँ देखो 4 शाखाएं हैं, 4 शाखाओं पे और चिड़िया है 5, तो एक शाखा अगर बचाएंगे तो 3 शाखाओं पे चिड़िया बैठाएंगे 2-2, तो 6 चिड़िया होनी चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। अब देखो हमें हर शाखा पे 2 चिड़िया बैठानी है और एक शाखा बचा भी लेनी है। यहाँ पर 2 शाखाएं हैं, अगर हम एक शाखा बचाएंगे तो मेरे पास यहाँ शाखा बचेगी 1, उस पर अगर हम 2 चिड़िया बैठाएंगे तो यहाँ एक चिड़िया जो है बच जाएगी, मगर वो कह रहा है कि शाखाएं बचनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन सी। ठीक, तो यही इसका आंसर होने वाला है। देखो क्योंकि सारे आंसर तो वैसे भी कर चुके हैं। अब देखो चेक करो कि अगर प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे हैं और एक शाखा बच जाती है, अगर एक शाखा बचाएंगे यहाँ से तो 2 शाखाएं बचेंगी और 2 शाखाओं पे 2-2 चिड़िया बैठ जाएंगी, तो चारों चिड़िया बैठ जाएंगे आराम से। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 129। ठीक, कह रहा है कि किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा और अंतिम पीरियड जो है वो 13:45 पे समाप्त हो जाता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि कितनी है। तो पहले देखो 13:45 को हम लोग ले सकते हैं कि 1:45 ले सकते हैं। क्लियर। टोटल पीरियड कितने हैं? 4 पीरियड है, यानी कि पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड और चौथा पीरियड। ठीक, पहला पीरियड शुरू होता है 10:30 बजे और चौथा जो खत्म हो जाता है वो है 1:45 में। ठीक, तो टोटल टाइम जो कितना लगा भाई, जो टोटल टाइम लगा है आप कहेंगे 10:30 से 1:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटे और 15 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट तक वो टोटल टाइम जो है उसका लग गया। मगर वो एक बात और कह रहा है कि प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो, यानी कि अंत का मतलब देखो, यानी कि इनके बीच में 5 मिनट का गैप है, इनके बीच में 5 मिनट का गैप दे दिया और इनके बीच 5 मिनट का गैप दे दिया। अब यहां तक तो क्लास चली, छुट्टी हो गई, इसके बाद गैप का हम लोग कुछ करेंगे नहीं, तो टोटल जो गैप लग गया वो 15 मिनट का गैप लगा, यानी कि 15 मिनट और हटा दीजिए, तो 15 मिनट से माइनस कर देंगे तो टोटल जो टाइम लगा उसको लगा है 3 घंटे। ठीक, और तो कह रहा है कि प्रत्येक पीरियड की समावधि कितनी है। ठीक, तो यहां आंसर मिनट में दे रखा है, तो इसको मिनट में बनाएंगे तो 3 को हम लोग 60 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 180 मिनट। ठीक, टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा है, वो लग गया 180 मिनट। और टोटल पीरियड कितने? 1 2 3 4, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। 180 को 4 से डिवाइड किया तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो हर जो पीरियड है, एक पीरियड वो 45 मिनट का है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या यानी कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो टोटल स्कोर का 3/11 है। सेकेंड हाईएस्ट जो स्कोर है वो जो शेष रन संख्या है उसका 3/11 है। दोनों रन संख्याओं का जो अंतर है वो 9 है, तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि फ्रैक्शन में दिया गया हो तो हमेशा डिनोमिनेटर से जो मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होता है, हम वही टोटल रन संख्या मान लेते हैं, तो इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। हम कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पॉइंटों में आएगा, दशमलव में आएगा तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 11 है नीचे, यहाँ भी 11 है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल रन संख्या जो है वो 11 है। हमने माना जो टोटल
ऋण संख्या जो है वो 11 है। ठीक, एक खेल में उच्चतम ऋण संख्या यानी कि जो पहला हाईएस्ट स्कोर है, पहली उच्चतम ऋण संख्या, संपूर्ण ऋण संख्या यानी कि संपूर्ण 11 है। 11 का जो है वो 3/11 है। 11 से 11 कैंसिल हो गया यानी कि 3 आ गई। ठीक, फिर बात करें कि अगली उच्चतम ऋण संख्या शेष का, तो अब शेष कितना बचा यहां से देखो, टोटल था 11 में पहला 3 है तो शेष कितना बचा होगा, आप कहेंगे 8। ठीक, तो जो अगली उच्चतम ऋण संख्या जो होगी वो इस 8 का 3/11 होगी। शेष ऋण संख्या का 3/11, शेष 8 थी तो 8 का 3/11 कितना हो जाएगा, 24/11। यहां तक बात क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है कि दोनों ऋण संख्याओं का अंतर 9 है, यानी कि पहली ऋण संख्या और दूसरी ऋण संख्या का अंतर 9 है, तो घटा देंगे ना। पहली ऋण संख्या 3 थी, दूसरी थी 24/11, इन्हीं का जो अंतर है वो कितना है, 9 है। तो एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 33 माइनस का 24 इज इक्वल टू 9। अब यहां देखो 33 से 24 गया, कितना बचा, तो आप कहेंगे 9 बचा। 9/11 बराबर क्या है, 9। तो यहां से 9 बराबर कितना आ जाएगा, 11 भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, तो 9 में इंटू 11 यानी कि 99। अब देखो 9 बराबर यहां से आ रहा है 99, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 99/9 कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे 1 का मल्टीप्लाई होता ही है, तो ये 9 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया, 11। 1 बराबर आ गया 11। तो उसने पूछा हमसे कि संपूर्ण ऋण संख्या कितनी है। हमने संपूर्ण कितना माना, टोटल 11, तो में 1 बराबर 11 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जब 1 से 11 आए तो 11 से गुणा किया, तो इसमें भी हम लोग अगर 11 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 121। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। संपूर्ण ऋण संख्या कितनी होगी, 121। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, कुछ टॉफियां बच्चों के समूह में इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को 7 टॉफियां मिली और 14 टॉफियां शेष बची। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे। अगर मैं मान लूं कि टोटल बच्चे जो हैं वो मेरे पास के थे, टोटल बच्चे जो थे वो के थे। ठीक, प्रत्येक को अगर 7 टॉफियां मिली, यानी कि प्रत्येक को, यानी कि 7 की टॉफियां मिल गई, 14 टॉफियां जो है शेष बची। यदि इस समूह में 2 बच्चे और अधिक होते, यानी कि टोटल समूह में, अब टोटल समूह में के प्लस 2 बच्चे अगर और होते, ठीक, तो कोई टॉफी शेष नहीं बचती, यानी 14 नहीं बचती, सबको साथ ही साथ मिल जाती टॉफी, कोई टॉफी शेष नहीं बचती। तो इस समूह में कितने बच्चे थे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इधर 14 टॉफियां बच रही थी, इधर कोई टॉफी नहीं बच रही, क्योंकि टॉफियों की जगह पे 2 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, तो यानी कि ये चीज इसके बराबर हो गई। तो 7 के प्लस जो 14 है वो 7 के प्लस 14 के बराबर, तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, यानी कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, निर्धारित नहीं कर सकते। आप दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात है कि पहले कुछ बच्चे थे, ठीक है, तो 14 शेष बच जाती थी जब सबको 7-7 टॉफियां मिलती थी, और 14 टॉफियां शेष बच जाती थी। 2 बच्चे और आ गए तो 2 बच्चों को भी 7-7 टॉफियां मिल गई, तो कोई टॉफी शेष बचेगी नहीं। अगर यहाँ पे हमें टोटल बच्चे दिए गए होते या टोटल टॉफियां दी गई होती, कोई दोनों में से कोई एक चीज तो दी गई होती, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, दोनों चीजें इसमें मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 132, 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग जो है वो 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पल्ले में तथा दूसरे टुकड़े को तराजू के दूसरे पल्ले में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पल्ले में रखना पड़ा।
दोनों टुकड़ों के तौल का गुणनफल कितने कैरेट के बराबर है। ठीक, मान लो 25 कैरेट का कोई एक नग था, ठीक, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया। ठीक, यानी कि अगर मान लो कि अगर इसको तोड़ के इसका भार के है, ठीक, तो ये 25 से के कम हो जाएगा, दूसरा वाला भार 25 माइनस के हो जाएगा। ठीक, अब ये दो भागों में टूट गया। उसने बोला कि दोनों का भार जो बराबर करने के लिए एक 9 कैरेट का जो टुकड़ा है वो एक पलड़े में रखना पड़ा, यानी कि इन दोनों का भार बराबर नहीं था, तो भार बराबर करने के लिए 9 कैरेट रखना पड़ा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो 9 कैरेट है। अगर 9 कैरेट इसमें ऐड कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे कि 9 कैरेट जो वो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 9 कैरेट के बराबर है। तो के माइनस करेंगे -25 प्लस के बराबर 9, तो ये 2k हो जाएगा, इधर से 25 हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 9 प्लस 25 और ये हो जाएगा 34। अब बताओ कि 2k बराबर अगर 34 है तो k बराबर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 34, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, काट देंगे तो 17 आ जाएगा। यानी कि अगर ये 17 है तो 25 से 17 घटाओ तो कितना बचेगा, 8 है। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों टुकड़ों के तौल का गुणनफल, यानी हमें पहला टुकड़ा 17 दूसरा 8, इन दोनों का गुणनफल बताना है। तो 17 इंटू 8 करेंगे तो 136, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो हुआ क्या है कि 25 कैरेट का था, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, यानी पहले वाले पार्ट को अगर हम के बोलेंगे तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो 25 से के कम हो जाएगा ना। और वो कह रहा है कि समतुल भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 कैरेट ही तो दिया गया है। ठीक है, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस के 25 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये के हो गया। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको।